हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। और आज के सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का पूरा सिलेबस। जो आपका टर्म 1 का सिलेबस सीबीएसई की साइड से रिलीज़ हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आज से हम बिजनेस स्टडीज़ की पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस है। आज हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम कवर करने वाले हैं। ये टर्म 1 में जो पार्ट ए है, यानी यूनिट 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आज हम टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये आज हम कवर करेंगे। सेकंड दिया हुआ है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये भी कवर करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ये भी कवर करेंगे। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी कवर कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, ये भी आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है अंडरस्टैंड द रोल ऑफ टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट दिया है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये भी छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट दिया है डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल आज इसको भी हम कवर करेंगे। और इसके नेक्स्ट दिया हुआ है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसको भी कवर करेंगे। ये इतने सारे टॉपिक्स आज हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट के हैं सारे, क्योंकि जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा तो फिर वो हम अलग से दूसरी यूनिट का कर लेंगे। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आपसे नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 लाइन या मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 लाइन लिखनी होगी। तो ध्यान से समझना। फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है तो इसी तरीके से जैसे हम सिलेबस वाइज आज आपको बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो मिल रही है, ऐसे ही सेम अकाउंट्स की वीडियो आ चुकी हैं, आप लोग देख लो, अच्छे से तैयारी करो। कुछ भी कंफ्यूजन है कमेंट करके बताओ, अभी इनफ टाइम है हमारे पास में कोर्स कंप्लीट करने के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला जो क्वेश्चन है वो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है आपसे। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक प्लानिंग होती है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल होते हैं उनको पूरा करने के लिए, उन गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, वहाँ पे प्लानिंग्स बनाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे? मैनेजमेंट इज द डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, हाँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन इन द ऑर्डर ऑफ अचीव द टारगेट्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। मैंने बहुत छोटे मतलब आप समझ रहे हैं, क्योंकि जब हमें लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है तो हम कितना भी लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में उनको आराम से समझा के, बट जब हमें शॉर्ट क्वेश्चन लिखना होता है तो थोड़ा टफ होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी से काफ़ी ज़्यादा ढूंढ के इधर उधर से आपके लिए डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, तो आप इनको सेव करके रख लेना। नोट कर रहे हो अच्छी बात है, अगर नोट नहीं भी कर रहे हो तो आप वीडियो को डाउनलोड कर लेना। क्या लिखा है अगर हिंदी में आपको चाहिए तो? प्रबंध का एक संगठन के संचालन की योजना बनाने, व्यवस्थित करने और नियंत्रण करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ताकि लक्ष्य को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके। ये सभी संस्थाओं के लिए आवश्यक होता है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर संस्था हो उसमें ही जरूरत पड़ेगी। मैनेजमेंट आपको बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी हॉस्पिटल में, घर में, हर जगह जरूरत पड़ती है। सेकंड क्वेश्चन था वहां पे हमारे पास एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है, इसका बहुत डिटेल वीडियो हम वहां बना चुके हैं, बट क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत कम वर्ड्स में अच्छी डेफिनेशन लिखी है तो मैं आपको बता दूं कि आप एक चीज याद रखना, इफेक्टिवनेस का जो मेन पर्पस होता है वो होता है टाइम को सेव करना। सेव करने से मतलब आपको जितना लिमिटेड टाइम दिया गया है उस लिमिटेड टाइम में आपको प्रोडक्ट जो चीज़ आपको कंप्लीट करके देनी है वो काम आपको पूरा करके देना। और एफिशिएंसी में इंपॉर्टेंट क्या होता है? एफिशिएंसी में मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कॉस्ट। क्या लिखा है यहाँ पे देख लेते हैं। इफेक्टिवनेस इज मैनेजमेंट रेफर टू द कैपेसिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू अचीव द डिजायर टारगेट इन द स्पेसिफाइड टाइम। आपको एक टारगेट दिया जा रहा है 10,000 यूनिट्स बनाने का 2 महीने के अंदर, 10,000 यूनिट्स बनानी है आपको मान लीजिए हम 2 मंथ्स के अंदर। अगर आपने 2 महीने के अंदर 10,000 यूनिट बना लिया तो हम बोलेंगे कि आपका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही इफेक्टिव है।
बट अगर आपने ऐसा किया कि आपने 2 महीने के अंदर 10,000 यूनिट्स बना ली और आपने ज़्यादा लेबर को रख लिया, मान लीजिए अब तक आपकी लेबर 100 लोग काम कर रहे थे, अब आपने 250 लेबर्स लगा ली, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी कॉस्ट बढ़ गई। ऑफ कोर्स जब आपकी लेबर बढ़ेगी तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, आपको उनको पे करना पड़ेगा। अगर आपकी कॉस्ट बढ़ गई तो हम बोलेंगे आपका काम इफेक्टिव तो था बट एफिशिएंट नहीं था, बिकॉज एफिशिएंटली में जो मतलब इम्पॉर्टेंट चीज होती है वो कॉस्ट होती है, वो मनी होती है। क्या लिखा है, एफिशिएंसी इज अबाउट मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, आप अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर सके। एफिशिएंट फॉर मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम गिवन इनपुट्स एंड सो मिनिमाइज देयर कॉस्ट। ठीक है, ये उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप डिटेल वीडियो पढ़े हैं, वहां पर देखो। अदरवाइज मतलब क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ या तो मतलब टिक मार्क के फॉर्म में पूछा जाएगा, ट्रू फॉल्स में पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा, या वन वर्ड में पूछा जाएगा। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स आपकी बुक में 3 ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव है और एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है, तो आपको प्रॉफिट कमाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन गोल होते हैं उसका मतलब ये होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी संस्था जो है वो सरवाइव करती रहे अपने कॉम्पिटिटर्स के आगे, जो उसके पास रिसोर्सेज हैं उनके साथ वो सरवाइव करती रहे। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्ट। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका काम, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप RDX बनाने लगे या आप बॉम्ब्स बनाने लगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको जिस भी चीज़ का बिजनेस है वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। पर्सनल ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि अभी तक आप क्या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हो, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो, आप कर किसके लिए काम कर रहे हो, आप प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो, आप आपके एम्प्लॉयज़ अपने लिए काम कर रहे हैं, वो इसका लास्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो आप ये 3 नाम याद रखिएगा। अगर ये टिक मार्क में आया आपसे तो इसके साथ में कोई एक ऑब्जेक्टिव का नाम और जोड़ देंगे, आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, इस तरीके का। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट दे रखा है आपको डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैं इतनी जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये सब हम ऑलरेडी बहुत बार कवर कर चुके हैं, है ना, क्योंकि डिटेल वीडियो में इनके थियोरेटिकल नोट्स में कवर कर चुकी हूँ। आपको डिटेल्स लेनी है तो आप वहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बतानी है आपको। आपकी बुक में 5 इंपॉर्टेंस दी हुई है। फर्स्ट दिया हुआ है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट आपको ग्रुप में, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में 10, 15, 20, 200, 400, 1000, 10,000 लोग काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, और सब लोग क्या है अपने अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। मतलब पर्सनल गोल होगा वहाँ पे सब, और आपका जो सोसाइटी का गोल है वो सबको पूरा करने के लिए मैनेजमेंट आपको ग्रुप में काम करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट एफिशिएंटली काम करने में आपको मदद करता है। कैसे? जब आप अच्छा मैनेजमेंट होता है आपका, तो अगर किसी चीज़ की कॉस्ट 10 रुपये निकल कर आती है, जब वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा होता है तो आपकी कॉस्ट उतनी ही रहती है। अदरवाइज अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता, एक डिपार्टमेंट दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा है, तो आपकी कॉस्टिंग वहाँ पे बढ़ती जाती है, क्योंकि आपका काम डिले होता जाता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है मैनेजमेंट क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके मैनेजर्स अच्छे हैं, आपकी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, तो आपकी कंपनी लंबे टाइम तक चलती रहती है, लंबे टाइम तक सर्वाइव करती रहती है। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्ट। बिल्कुल हमने अभी बात की थी, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा होता है तो आपकी कंपनी या आपकी जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो ग्रो करती है। जब वो ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली आपकी पर्सनल जो भी पर्सनली आप किस लिए काम करते हो, आप बिकॉज आपको पैसे चाहिए, आपको मनी चाहिए, आपको सैलरी चाहिए, आप उसके लिए काम करते हो। जब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में होगी तो आपकी सैलरी तो इंक्रीज होगी ही होगी, यानी पर्सनल ऑब्जेक्ट भी आपके वहाँ पे पूरे होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा होता है तो आपकी सोसाइटी भी डेवलप होती है, क्योंकि हम अभी ऊपर इसके ऑब्जेक्टिव में पढ़ के चुके हैं कि जब तक आपका गोल सोसाइटी से रिलेटेड नहीं होगा तब तक आपका बहुत अच्छा बिजनेस
ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि आप कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो वो कहाँ पे कर रहे हो, सोसाइटी में कर रहे हो। लोग खरीदने वाले क्या हैं, सोसाइटी तो है खरीदने वाली, तो आपकी सोसाइटी भी इससे डेवलप होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था अच्छा, नेचर एंड मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से देखो इसको, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो आपको वहाँ पे उसमें से जो कुछ भी याद रह जाए आप उसे एग्जाम में लिख देना, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट की साइड बढ़ रही हूँ। नेक्स्ट दिया हुआ है अंडरस्टैंड द रोल ऑफ टॉप मिडिल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसके ये पॉइंट्स ढूंढना थोड़ा सा टफ था मेरे लिए, क्योंकि कम वर्ड्स में आपको अच्छा आंसर लिखना था। टॉप मैनेजमेंट का रोल क्या होता है, अगर हम की बात कर रहे हैं इसमें, तो टॉप मैनेजमेंट में जो हमारे सीईओ होते हैं वो सब क्या कर रहे होते हैं, फाइनेंस को हैंडल कर रहे होते हैं, मार्केटिंग को हैंडल कर रहे होते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है अभी, लेटेस्ट किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए, वो सब कौन देखता है, टॉप मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेट द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मतलब जो मिडिल लेवल के डिपार्टमेंट्स, मतलब जो मिडिल लेवल के ऑफिसर्स हैं उनके साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करने का, क्योंकि वही आगे आपका जो आपके जो डिसीजंस है, आपकी जो पॉलिसीज हैं उनको आगे सर्कुलेट करने वाले हैं। नेक्स्ट दिया है रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वो पूरे तरीके से खुद को जिम्मेदार मानते हैं, खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। नेक्स्ट सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे मेन टॉप मैनेजमेंट का जो एक रोल है वो ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अगर सर्वाइव कर रही है तो भी तो उनका ये अच्छा मैनेजमेंट है, अदरवाइज अगर नहीं कर पा रही है तो उनका ये खराब मैनेजमेंट है। उसके बाद में अगर हम मिडिल मैनेजमेंट के रोल की बात करें, यानी जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनकी बात करें, तो इनका फर्स्ट फंक्शन है या फर्स्ट रोल है सबॉर्डिनेट टू टॉप मैनेजर्स। ये टॉप मैनेजर्स के सबॉर्डिनेट्स होते हैं। नेक्स्ट है डिवीजन हेड, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर, ये मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया। ये डिवीजन हेड्स होते हैं, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन का, एक डिपार्टमेंट है सेल का, एक डिपार्टमेंट है परचेज का, एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस का। तो इन सब डिपार्टमेंट्स के ये जो हेड होते हैं, डिविजन्स के हेड होते हैं। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग। जो टॉप मैनेजमेंट में जो पॉलिसीज निकाली जाती हैं ये उसको इम्प्लीकेट करवाते हैं किससे, इम्प्लीमेंट करवाते हैं किससे, लोअर मैनेजमेंट वालों से। उन तक बात अब टॉप मैनेजमेंट की सर्कुलेट करते हैं, उन तक बात पहुंचाते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब हमारी कंपनी की पॉलिसीज इस हिसाब से काम करती हैं और हमें अब ऐसे काम करना है। उसके बाद कंट्रोलिंग प्लान्स बाय टॉप मैनेजमेंट। देखो इसका यहाँ पे मतलब ये है कि जब भी रूल्स चेंज होते हैं, पॉलिसीज चेंज होती हैं, तो कोई भी उन्हें बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ये क्या करते हैं, टॉप लेवल से जो भी आप इंफॉर्मेशन आती है कि अब हम इन पॉलिसीज के साथ काम करेंगे, तो ये उन पे कंट्रोल करते हैं लोअर मैनेजमेंट पे, कि ताकि ऐसा ना हो कि बहुत बार आपने मतलब ऐसा सुना है कि स्ट्राइक कर देती है लेबर, और उस सब पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरप्रिटेट द पॉलिसीज अगेंस्ट नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। ये सबको ड्यूटीज असाइन करते हैं, जो लोअर मैनेजमेंट में लोग काम कर रहे हैं उनकी ड्यूटीज असाइन करते हैं। ये उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं, उनको बताते हैं कि आपको अब कैसे काम करना है, आप काम कर सकते हो, उनको ड्यूटीज़ बताते हैं। ये सारा काम इनका होता है। उसके बाद अगर हम सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जिसको हम लोअर लेवल मैनेजमेंट के भी नाम से जानते हैं, लोअर लेवल के नाम से भी, इनके बेसिकली इनका काम क्या होता है, क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन। क्योंकि आप जानते हैं लेबर का डायरेक्टली कांटेक्ट होता है आपके प्रोडक्ट से, क्योंकि वही प्रोडक्ट को बना रहे, तो उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कैसी हो सकती है, अच्छी हो सकती है, खराब हो सकती है, वो सबसे ज़्यादा इसमें रोल किसका होता है, जो लेबर होती है, यानी जो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट होता है या ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है उनकी। नेक्स्ट, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड। इनका बहुत अहम रोल होता है कि आपके यहाँ कितनी वेस्टेज होगी। अच्छी लेबर होगी, आपने देखा होगा अगर आप घर में भी कोई चीज़ बनवाते हैं, आप कुछ वुडन का काम करवाते हैं अपने घर में, अगर अच्छी लेबर होती है तो वो बहुत ज़्यादा सामान आपका वेस्ट नहीं करती, ख़राब नहीं करती। अगर आप पेंट करवा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करेगी, बट अगर लेबर अच्छी नहीं होगी, उतनी एफिशिएंट नहीं होगी, तो क्या है, वेस्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये पूरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपकी लेबर किस तरीके की है।
उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शंस आपसे पूछे जाएंगे कौन कौन से होते हैं। मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। 5 फंक्शंस होते हैं, बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क एफिशिएंटली बेसिकली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क। कोई एक काम दिया जा रहा है, अगर आपको कोई एक टास्क दिया जा रहा है तो उसको ये सारे जो 5 फंक्शंस हैं ये हेल्प करते हैं उस काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली फिनिश करने में, खत्म करने में। ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मतलब आई होप कि आपको अच्छा भी लग रहा होगा, आपको पसंद आ रहा होगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा। मैं काफ़ी जल्दी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। अभी बहुत टाइम है, 3 महीने काफ़ी टाइम होता है हमारे पास। 3 महीने तो हम मिनिमम टाइम लेके चल रहे हैं। हो सकता है अगर आपके एग्जाम्स दिसंबर में हुए तो 1 महीना ऐड हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट दिया हुआ है डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट की को नहीं लिखा है, उसका रीज़न ये है कि अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लिए, अगर इसके बाद का जो क्वेश्चन है जिसमें हमने इंपॉर्टेंस की बात किया, तो आप कॉन्सेप्ट बहुत आराम से लिख सकते हो। कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। जब कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि आप एम्प्लॉयज़ का, फर्म का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं उनका आपस में रिलेशन कैसा है, उनका आपस में जो संबंध होता है उसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो ये क्या है, ग्रुप में काम करने का। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन, अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो क्या है, इसका मतलब ये है कि आप अच्छे से ग्रुप में काम कर रहे हो। ये आपको सिखाता है कि ग्रुप में काम कैसे करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन आपको बताता है कि आपकी फर्म में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनमें आपस में कितनी एकता है, वो उनके काम से पता चलता है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आपको तो आपको समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए वही जो हम ऊपर बात करते हैं, किसी को 10,000 यूनिट्स का काम दिया गया है, तो जब तक सारे डिपार्टमेंट्स में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, परचेज डिपार्टमेंट वाले अगर सामान लाकर नहीं देंगे, अच्छा प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल परचेज नहीं करेंगे, तो आगे जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर आपके 10,000 यूनिट्स उतने दिए हुए टाइम में कंप्लीट हो जाती हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप में बहुत अच्छी यूनिटी है, आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। अगर आपका एक टारगेट कंप्लीट हो जाता है देन उसके बाद ऐसा नहीं है कि अब आप यहाँ कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है। अगर आपके 10,000 यूनिट्स का टास्क पूरा हो चुका है तो इसके आगे आपको दूसरा काम मिलेगा, है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि फर्म को अगर एक टारगेट मिल गया पूरा करने के लिए तो फिर बस अब उसके बाद नहीं काम करना है, वो कंप्लीट हो जाएगा आपके 5 महीने में, 6 महीने में, उसके बाद आपको दूसरा टास्क दिया जाएगा। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि कभी नहीं रुकता। नेक्स्ट दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन है जो कि आपको हर जगह देखने को मिलता है। केवल लोअर मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट अच्छा रखे, मिडिल और टॉप वाले ना रखें तो भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, टॉप वाले रखें बट नीचे वाले ना रखें तो भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन है जो कि आपको हर जगह देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। जो भी फर्म के, ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपस में अच्छा कोऑर्डिनेट करके चलें, बिकॉज जब तक वो आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, जैसे अगर हम मिडिल मैनेजमेंट की बात करें तो हमने बात की थी कि वहाँ पे डिफरेंट आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल है, परचेज है, फाइनेंस है और भी हैं। अगर इनके मैनेजर्स आपस में अच्छा कोऑर्डिनेट करके नहीं चलेंगे तो इनके नीचे वाले भी काम अच्छे से नहीं करेंगे। तो इनकी जिम्मेदारी है अच्छे से कोऑर्डिनेट करना। नेक्स्ट दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन इज द डेलिबरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन जो है वो एक डेलिबरेट फंक्शन होता है। अगर आप कोऑर्डिनेशन से काम नहीं करोगे, आपको करना ही पड़ेगा एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन से आपको काम करना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर आपने नहीं किया तो आपके जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाएंगे, आपके जो टास्क है वो टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, आपके जो अचीविंग गोल्स हैं वो आपको टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। उसके बाद आज के सेशन का लास्ट टॉपिक, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। आपको कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें फर्स्ट दिया, इसकी डिटेल वीडियो देखनी है, अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ तो आप देख सकते हो, चैनल पे अवेलेबल है। फर्स्ट दिया है ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज से यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है,
कोऑर्डिनेशन अच्छा हो रहा है, सारे एम्प्लॉयज़ आपस में अच्छे से काम कर रहे हैं, सब एक दूसरे के सपोर्ट में काम कर रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ होगी ऑर्गेनाइजेशन की। हो सकता है आपकी एक ब्रांच से 2 या 3 या 4 ब्रांचेस हो जाएं, या फिर वही एक ब्रांच का साइज़ बढ़ जाए। पहले आपका साइज़ बढ़ने से यहाँ पे मतलब ये है कि आपने बगल वाला जो शॉप थी वो भी खरीद ली, या फिर हो सकता है कि आपका प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो यहाँ पे साइज से मतलब ये है कि अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो आपकी ग्रोथ का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, आपके जो प्रोडक्शन है, आपकी जो सेल है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो प्रॉफिट है, उनका साइज यहाँ पे बढ़ जाएगा, ये मतलब है इससे। नेक्स्ट दिया हुआ है फंक्शनल डिफरेंशिएशन से मतलब यहाँ पे ये है कि देखो, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हर एक बड़ी या छोटी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जैसे अगर हम सेल, फाइनेंस और अलग डिफरेंट परचेज, इन डिपार्टमेंट्स की बात करें, तो हो सकता है इनके सबके अलग अलग एम रहते हो कि परचेज डिपार्टमेंट को अगर कुछ एम मिला है कंप्लीट करने के लिए तो वो उनका एक अलग एम है, सेल का एक अलग एम है कि आपको इतना टारगेट कंप्लीट करना है या इस तरीके का। बट अगर ये सारे लोग बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हुए भी एक है। इन डिपार्टमेंट्स को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी आपस में क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इससे ये मतलब है। नेक्स्ट दिया हुआ है स्पेशलाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं जो आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करते हैं, तो सबको उनकी हेल्प करनी चाहिए। वो एक्सपर्ट किसी भी उससे हो सकता है उसने उसकी एजुकेशन इस तरीके की हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है उसको मार्केट की बहुत ज़्यादा जानकारी हो, उसने मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि वो जो स्पेशल लोग हैं जिनको पता है कि मार्केट में कैसे काम करना है, बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए। आज हमने आपका जो फर्स्ट यूनिट दी गई है पूरी आपके सिलेबस में, वो पूरी कंप्लीट कर लिया है। मैं आप लोगों को फिर से बोलूँगी कि इस वीडियो को आप लोग डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि इतनी शॉर्ट में, मतलब इतना छोटे छोटे वर्ड्स में, इतनी छोटे छोटे सेंटेंसेस में, मतलब मैंने ही इतने मुश्किल से ढूंढा है ये सारा मैटर, तो आप लोग प्लीज़ इनको सेव करके रख लेना। बाकी एक बार हम फिर से वापस से अपना सिलेबस देख लेते हैं और देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या चीज़, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ये रहा आपका सिलेबस। इसमें आज का जो फर्स्ट यूनिट थी आपकी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसके सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट 2, जो कि हम कल कवर करेंगे, उसमें आपको अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर्स है, तो इसे हम आराम से कवर कर लेंगे। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूला करो यार, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। अभी सिर्फ 21% बच्चे ऐसे हैं, आप लोग वीडियो देख बहुत बच्चे रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, और फिर कंप्लेन करते हैं कि दीदी वीडियोज़ नहीं आ रही है या मैम हमको वीडियोज़ नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, जब तक आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तब तक मेरी वीडियोस भी आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।